कहते हैं अगर संकल्प पवित्र हो तो प्रकृति रास्ते बना देती है। तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, खुद लहरें ही मंजिल तक ले जाती है। और बीते 12 सालों से आप देखिए, पन्ने पलट कर देखिए, कितने रोड़े अटकाए गए। तेज रफ्तार से दौड़ते हिंदुस्तान को पटरी से उतारने के लिए देश के अंदर भी और बाहर भी एक खास इकोसिस्टम अपने काम पर लगा रहा। सीए का मुद्दा याद कीजिए, झूठ फैलाकर देश के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश हुई। ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना देश ने झेला, लड़ा और जीता। सरहदों पर खूब तनाव हुआ। आतंकवाद की कमर भी हमारे भारत ने तबीयत से तोड़ी। युद्ध की नौबत भी आई और फिर ट्रंप वाला अवैध टैरिफ, उसका दाव। क्या कुछ नहीं झेला हमारे देश ने, लेकिन कुछ बिगड़ा क्या? रत्ती भर भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस देश का, यहां के जनमानस का संकल्प पवित्र था। एक और संकल्प है और यह भी पवित्र है। पीएम मोदी ने 12 साल पहले देश के सामने यह संकल्प लिया। और संकल्प क्या था? कमिटमेंट क्या था? संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण वाला बिल तो पहले पास हो चुका है, लेकिन बात अटकी है परिसीमन पर। परिसीमन इसलिए क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू अगर करना है तो डीलिमिटेशन बिल को पास करना होगा। और कह ये रहे हैं कि इस बार पीएम मोदी देश की आधी आबादी से किए गए इस वादे को पूरा करने से चूकने वाले नहीं। हाल ये है कि साल दर साल की हार दर हार ने कांग्रेस और उसके नेता को बेचैन कर रखा है। लिहाजा अब बात आंगन टेढ़ा होने के दावे और मोदी के खिलाफ बेतरह खींच तक पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का, मगर टाइम आने वाला है इनका। आप देख लेना, इनका टाइम आने वाला है। हम कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। एक तरफ आज देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। तो संसद के मॉनसून सत्र में मोदी का टारगेट सेट है। माना जा रहा है कि 2/3 वाले नंबर गेम में मोदी बीते 3 महीनों में कांग्रेस के स्पीड ब्रेकर्स से बहुत आगे निकल चुके हैं। पिछले सत्र में 12 साल के मोदी राज में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई बिल सदन में पास नहीं हो सका। इस बार परिसीमन बिल को पास कराने को लेकर गणित सेट माना जा रहा है। लोकसभा में इस गणित को देखिए, जहां एनडीए के पास पहले 293 सांसदों का समर्थन था। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थामा और एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। सभी को जोड़ दें तो यह आंकड़ा पहुंचता है 319, यानी अभी भी 41 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में बीजेपी की नजर अब शरद पवार की एनसीपी, डीएमके और कुछ दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों पर टिकी है। कांग्रेस से नाराज होकर डीएमके ने पहले ही इंडी गठबंधन से अपनी राहें अलग कर ली। वहीं शरद पवार ने 7 जुलाई को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और 8 जुलाई को शिंदे से मुलाकात की थी। मोदी सरकार की कोशिश सिर्फ समर्थन जुटाने तक ही नहीं, बल्कि मतदान के समय विपक्ष की ताकत कम करने की भी है। यही वजह है कि कुछ दलों के समर्थन और कुछ के मतदान से दूर रहने की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है। चाहे डिलिमिटेशन बिल हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन बिल हो, चाहे देश के अंदर 130वां जो संविधान संशोधन प्रस्तावित है, ये सारे के सारे बिल देश के लोकतंत्र को खत्म करके देश के अंदर संवैधानिक तानाशाही लाने के षड्यंत्र हैं।
रविवार की ऑल पार्टी मीटिंग में एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चरण स्पर्श किए तो इस शालीनता और संस्कारों से भरी तस्वीर में भी सियासी संकेत खोजे जाने लगे। क्या शरद पवार की एनसीपी का समर्थन मोदी के पक्ष में आ सकता है? पिछले दिनों सुप्रिया सुले के इस बयान ने भी खूब अटकलों को तेज किया था। डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। 50% की अगर बात अपनी शर्त मान ली जाती है तो क्या एक सरकार मेरी शर्त नहीं है वो, मतलब सभी पार्टियों की जो आपने कहा है कि 50% हमारी डिमांड ही नहीं है, जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। अब राज्यसभा की स्थिति भी देखिए। 242 सदस्यों वाली राज्यसभा में एनडीए के पास अब 141 सांसद हैं। 7 मनोनीत और 4 निर्दलीय सांसदों के समर्थन से संख्या 152 हो जाती है। 5 सांसदों वाली बीजेडी और 4 सांसदों वाली वाईएसआर ने पहले भी सरकार का समर्थन किया है। इनके समर्थन से राज्यसभा में एनडीए की संख्या 161 हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। इन सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है, जिसके बाद आंकड़ा 2/3 बहुमत यानी 164 का हो जाएगा। तो क्या इस गणित को कांग्रेस समझ रही है? यही वजह है कि अब वो मॉनसून सत्र में आने जा रहे बिलों के बजाय कुछ दूसरे मुद्दों को तरजीह देने में लगी है। सरकार के तरफ से जितने भी बिल्स आए हैं, मुझे लगता है कि उनसे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण देश के सामने वर्तमान के कुछ मुद्दे हैं, जिसको लेकर आज हमने विपक्षी दलों के द्वारा भी हमने व्यक्त किया है कि सदन के अंदर इस पे चर्चा हो और इस पर सरकार अपना उत्तर दे। इंडी गठबंधन का हाल क्या है, जरा ऐसे समझिए कि 3 महीने पहले इंडी गठबंधन का हिस्सा रहे 48 सांसद विपक्ष से अलग बैठेंगे। इसमें टीएमसी के 20 सांसद एनसीपीआई के साथ बैठेंगे। शिवसेना उद्धव से अलग हुए 6 सांसद शिंदे गुट के सांसदों के साथ बैठेंगे। तो वहीं कांग्रेस पर धोखा देने का इल्जाम लगाकर इंडी गठबंधन से अलग हुए डीएमके के 22 सांसद विपक्ष से अलग बैठेंगे। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस बड़ी आहत है राम मंदिर में हुए दान चोरी से। इसके अलावा कांग्रेस और विपक्ष पेपर लीक से लेकर दल बदल कानून के मार्फत सरकार को घेरने की रणनीति बना चुके हैं। अयोध्या में जो राम मंदिर को लेकर जो चंदा चोरी हुआ है, जिसको लेकर पूरा देश आज दुखी है और एक बहुत ही शर्मनाक दुर्भाग्यजनक ये विषय है, इसको लेकर सरकार अपनी संवेदनशीलता उजागर करे। हालांकि मोदी अपनी रॉ में है और रणनीति के साथ है। राष्ट्रहित के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यही वजह है कि मोदी के कुछ बड़े संकल्पों की सिद्धि के रास्ते खुलते दिखते हैं। फिर चाहे वो देश के भीतर हो या ग्लोबल मंच पर, मोदी जो ठान लेते हैं तो लाख चुनौतियों के बाद भी समय के साथ रास्ते बनने लगते हैं। एक लक्ष्य पूरा होता है तो उससे भी बड़ा संकल्प सामने आता है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर, अचीव मोर।